नमस्कार। मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सर्जिना टाइम्स। दोस्तों, आज बात होगी इजराइल और ईरान के युद्ध की और इसमें भारत की भूमिका की भी बात होगी। उसके अलावा अमेरिका ने किस तरह धोखा दिया इजराइल को, इस पर भी बात होगी। दरअसल इजराइल पिछले दिनों फिलिस्तीनियों पर लगातार हमले कर रहा था और लगातार उनकी जान ले रहा था, तो उसे लगा कि सब लोग फिलिस्तीन की तरह ही मारे जा सकते हैं। परंतु जब ईरान से टकराया तो उसे नानी याद आ गई और अमेरिका ने कहा कि मैं 2 हफ्ते में फैसला लूंगा। अमेरिका के दम पर कूदने वाला नेतन्याहू रात में ही अमेरिका पहुंच गया, परंतु वहां से उसे कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला और वो वापस अपने देश लौट आया। अमेरिका का कहना है कि हम 2 हफ्ते में फैसला लेंगे कि हम इस युद्ध में आए या ना आए। दरअसल ट्रंप चाहता है कि शांति हो जाए, क्योंकि ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, जैसे ओबामा को मिला था। परंतु आज जो खबरें चल रही है उनके अनुसार ट्रंप खुद कह रहा है कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। खैर, हम आज नोबेल पुरस्कारों की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि इजराइल और जो इसका ईरान का युद्ध हो रहा है उसमें अब इजराइल कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। इजराइल पहले अमेरिका से उम्मीद थी उसे कि मुझे सहायता देगा, परंतु जब अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींच लिए और 2 हफ्ते बाद फैसला लेगा, फैसले में क्या फैसला लेगा ये कोई नहीं जानता। उसका फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता आए, हो सकता ना आए। तो उससे इजराइल बेचारा कहीं ना कहीं फंस गया है। इजराइल सोच रहा था कि हल्के फुल्के जिस तरह से 60,000 फिलिस्तीनियों को अब तक वो मार चुका है, ऐसे ही ईरान को भी ये कुछ ना कुछ कर देगा। परंतु ईरान की मिसाइलों ने कहर बरपा रखा है इजराइल पर। अब खबर आ रही है कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं। इस पर 2 वीडियोस, ये दूसरे एंगल से हैफा के अलग अलग हिस्सों में जो ईरानी मिसाइलों का कहर दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस वक्त ईरानी मिसाइल्स इसराइल के हैफा शहर, एक और धमाका दिखाना चाहता हूं दोस्तों। एक बार फिर इसराइल का हैफा शहर निशाने पर है ईरानी मिसाइल्स के। देखा जाए। לא מאמין. दोस्तों, इस वक्त जो मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं और इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें, यहां जहां जहां आप लाल रंग के डॉट्स देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां ईरान ने इसराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बावजूद उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदा, यानी आयरन डोम को भेदा और इसराइल के शहरों पर प्रहार किया। यह अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से ईरानी मिसाइल्स जो हैं वो सफल साबित हुई हैं। और सबसे बड़ी खबर जो कि चिंताजनक, एल्काना सेटलमेंट जो कि वेस्ट बैंक के मसाहा विलेज के पास बना हुआ है, और यहां पर भी आप देखिएगा 17 सेकंड का वीडियो, किस तरह से ईरान जो है वो इसराइली ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। और यह है वेस्ट बैंक के पास मसाहा विलेज। जी हां, वो वेस्ट बैंक जहां पर इसराइली सेना ने फलस्तीनियों पर बेतहाशा अत्याचार किया था, उसी वेस्ट बैंक के पास एक ईरानी मिसाइल जो है एल्काना सेटलमेंट में आके गिरता है, जहां बड़ी तादाद में इजरायली सेटलर्स जो हैं वो रह रहे हैं। देखा जाए। इंटरसेप्टर्स की कमी होती जा रही है, जिससे चिंता बढ़ गई है कि अगर यह संघर्ष जल्द नहीं थमा
तो वो ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कमजोर पड़ सकता है। अमेरिका को इस दिक्कत का पहले से अंदाजा था और इसीलिए वॉशिंगटन ने जमीन, समंदर और हवा तीनों जगहों से इसराइल की रक्षा को मजबूत करने की कोशिश की है। जून में जब से टकराव बढ़ा है, तब से पेंटागन ने इलाके में और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। अब यह चिंता अमेरिका को भी सता रही है, कहीं उसके पास भी इंटरसेप्टर्स की कमी ना हो जाए। और कीजिए मैं यहां क्या कह रहा हूं। ईरान के पास इतने ज्यादा मिसाइल हैं जितने इसराइल और अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स भी नहीं हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जो भी हो, अधिकारियों को जल्द से जल्द यह जंग खत्म करने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के पास लगातार मिसाइलें रोकते रहने की ताकत लंबे समय तक नहीं है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जी पाक में ईरानी हमले का, और यह गैव-याम टेक्नोलॉजी पार्क है बारशीबा में। बारशीबा वही जगह है दोस्तों जहां पर ईरानी मिसाइल से एक अस्पताल पर हमला किया गया था। सोरोका अस्पताल, यहीं पर ईरान ने हमला किया था। अब इस टेक्नोलॉजी पार्क में इसीलिए हमला संभव हो पाया है क्योंकि यहां के सिक्योरिटी कैमरास को ईरान ने हैक कर लिया था। यह वीडियो देखिए दोस्तों और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। अमेरिका भी अगर साथ में आ जाए तो भी ईरान की मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकता है। इतने इंटरसेप्टर दोनों के पास नहीं है। इसीलिए नेतन्याहू अब कहीं ना कहीं रूस और कई और देशों से संपर्क करके युद्ध विराम कराना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, ताकि वो अपनी ताकत को दोबारा से इकट्ठे कर सके। अब वहां की लड़ाई साइबर पर भी आ गई है। वहां के टीवी चैनलों पर को हाईजैक कर लिया है। इजराइल में हैकर है। इजराइल के हैकरों ने ईरान के टीवीओ को उनको हैक किया और वहां खबर चलानी शुरू कर दी उल्टी सीधी। इसका असर तो नहीं हुआ, परंतु इसका असर यह जरूर हुआ कि कल शुक्रवार को जो इजराइल चाह रहा था कि इसके ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ वहां प्रदर्शन होगा, परंतु वहां के राष्ट्रपति के फेवर में ही पूरा का पूरा ईरान सड़कों पर आ गया, ऐसा लग रहा था। इजराइल का दाव फेल हो गया। तो इजराइल ने भी फिर यह सोचा कि किसी तरह इस समस्या का समाधान निकाला जाए। इजराइल का जो साइंटिस्ट सेंटर है, उसको रात ईरान की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया। हाइफा के मेयर ने शांति की अपील की। वहीं दूसरी तरफ ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे हैं और वो शांति के लिए, और वो ईरान असल में ईरान की जो शांति के पीछे ख्वाहिश है वो ये चाहता है कि अमेरिका मध्यस्थता करे। अमेरिका जब तक मध्यस्थता नहीं करेगा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से ईरान कई शर्तें मनवाना चाहता है अपने पे। इस खेल का असली नाम है शांति। उत्तरी इस्राएली शहर हाइफा के मेयर योना याहाव ने शुक्रवार को CNN से बातचीत में कहा, उन्होंने यह भी जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल होने के फैसले के लिए रखा गया 2 हफ्ते का डेडलाइन बहुत लंबा है। CNN के निक रॉबर्टसन से बात करते हुए याहाव ने बताया कि ईरान के ताजा मिसाइल हमले में हाइफा में कोई नहीं मरा है। इस्राइल इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक कुल 21 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। याहाव ने कहा, मुझे जंगें पसंद नहीं हैं, और बताया कि वो खुद अब तक 10 जंगें देख चुके हैं। उन्होंने दोहराया, असल मकसद शांति है। समुदाय के लोग रहते हैं साल से ज्यादा शांतिपूर्ण रहा है। जब उनसे पूछा गया कि जेनेवा में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच जो बातचीत हो रही है उस पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका नतीजा एक शांति समझौता ही होगा। ट्रंप के 2 हफ्ते वाले डेडलाइन पर उन्होंने कहा, यह बहुत ज्यादा है क्योंकि जंग के माहौल में रहना लोगों के लिए बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा, मुझे ट्रंप से कोई पक्की बात नहीं मिल रही है और यही मुझे परेशान कर रहा है। मुझे स्थिरता पसंद है और मुझे लगता है कि ट्रंप को मुझे यह स्थिरता देनी चाहिए।
حقوق بین الملل، به لحاظ قوانین بین الملل، به لحاظ وجدان به هر حال بشری واقعا دست بالاتر رو داریم. حتی با غربی ها که من صحبت میکنم وقتی استدلال ما رو میشنون هیچ حرفی برای گفتن ندارند و اینکه خب ما در حال مذاکره بودیم، در حال اجرای دیپلماسی بودیم. बहरहाल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की मुलाकात फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ हो रही है, जिसमें यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख भी शामिल हैं। इस बैठक से पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लामी ने कहा, अब एक मौका बना है जिससे मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को खत्म किया जा सकता है। उनका इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ईरान पर हमला करने से पहले 2 हफ्ते का वक्त कूटनीति को देंगे। ये इस संघर्ष की शुरुआत के बाद ईरान और पश्चिमी नेताओं के बीच पहली बार आमने सामने की बातचीत है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद बहुत कम लग रही है। ऑफ साइंस पर हुए हमले में कोई मारा नहीं गया है, लेकिन इसने कैंपस के कई लैब्स को बुरी तरह तबाह कर दिया है। सालों की वैज्ञानिक रिसर्च एक झटके में खत्म हो गई है और इस्राएली साइंटिस्ट के लिए यह एक डराने वाला संदेश है कि अब वे और उनका ज्ञान ईरान के साथ बढ़ते इस संघर्ष में सीधे निशाने पर है। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ऑरेन शुल्डनर, जिनकी लैब इस हमले में बुरी तरह तबाह हो गई, उन्होंने कहा, ईरान के लिए यह एक नैतिक जीत है। उन्होंने इस्राएल की साइंस की शान पर चोट की है। गौर कीजिए, जब तक मध्यस्थता नहीं करेगा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से ईरान कई शर्तें मनवाना चाहता है अपने देश के फेवर में। हालात ईरान के भी ठीक नहीं है, वहां के भी ठीक नहीं है। वहां के टीवी चैनलों को किस तरह से कंट्रोल किया, वहां के इंटरनेट को किया, वहां के जो घरों में वो लगे होते हैं सीसीटीवी कैमरे, उनको भी इजराइल के हैकर्स ने हैक कर लिया और वहां तरह तरह की झूठी खबरें वहां फैलानी शुरू कर दी। परंतु जानकारी जुटाने और अपने मिसाइल हमलों को ज्यादा सटीक बनाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर रहा है। 20 जून को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस्राएली साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की कि ईरान साइबर जासूसी का इस्तेमाल कर रहा है। इस्राएल के साइबर डिपार्टमेंट के पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल राफेल फ्रैंको ने कहा, हमें पता चला है कि पिछले 2-3 दिनों में ईरानी कैमरों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि समझ सकें कि मिसाइलें कहां गिरी और आगे उन्हें और सटीक बनाया जा सके। INCD यानी इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टरेट के एक प्रवक्ता ने कहा, हमने पूरी जंग के दौरान ऐसे साइबर अटैक की कोशिशें देखी हैं और अब वो फिर से शुरू हो गई हैं। INCD के ही एक और अधिकारी गैबी पोर्टनॉय ने बताया कि अक्टूबर 2023 में हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड से पहले भी सिक्योरिटी कैमरास को हैक किया था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे साइबर ऑपरेशन सालों से चले आ रहे हैं और रूस ने भी यूक्रेन जंग में यही तरीका अपनाया था। और पूर्व साइबर अधिकारी ने रेडियो पर लोगों से कहा था कि सभी घरों के कैमरे बंद कर दें और उनके पासवर्ड बदल लें। आजकल साइबर वॉरफेयर दुनिया के कई लड़ाइयों में अहम हथियार बन चुका है और इसमें इस्राइल काफी एक्टिव है। वो अपने कुख्यात स्पाईवेयर और हैकर्स के लिए जाना जाता है। इस्राइल से जुड़े एक हैकर ग्रुप प्रेडेटरी स्पैरो ने हाल ही में दावा किया था कि उसने ईरान के एक बड़े बैंक और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को हैक किया, जिसमें लगभग $90 मिलियन की बिटकॉइन और दूसरी डिजिटल करेंसी गायब हो के समर्थन में और इजराइल के विरोध में। वहीं दूसरी तस्वीर इजराइल की, जहां पर उनकी जनता नेतन्याहू का विरोध कर रही है। जी हां दोस्तों, मामला पलट गया है, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये तेहरान टाइम्स ने तस्वीरें शेयर की हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। और तो और दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी खुद इस तरह की वीडियो शेयर की जुम्मे की नमाज के बाद, जहां बड़े स्तर पर लोग सड़कों पर तस्वीरें लेकर खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई की तस्वीरें लेकर उतरे हुए थे। जरा इस भीड़ को देखिए। इस भीड़ में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, जवान भी हैं। खामेनेई इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए बताना चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन का जो ख्वाब इजराइल या अमेरिका देख रहा है, वो फिलहाल तो होता नहीं दिख। जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार सबसे ज्यादा नुकसान इस समय
जो हो रहा है वो इजराइल को हो रहा है। इजराइल के कई शहरों में बमबारी हुई और खबर ये भी है कि वहां जो आम आदमी है उसको भी कहीं ना कहीं अब नुकसान होना शुरू हो गया। यही कारण है कि अब इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। उन्होंने प्रदर्शन किया है और उन्होंने मांग की है अमेरिका से और बाकी देशों से कि हमारे यहां शांति स्थापित कराए। वहीं जो साइबर की लड़ाई है, साइबर की लड़ाई बैंक अकाउंट तक आ गई है। बैंक अकाउंटों को भी फ्रीज कर दिया है और उसके अलावा जो इनके रडार सिस्टम होते उनको भी इजराइल ने कहीं ना कहीं हैक करने का प्रयास किया है ईरान के को, परंतु उसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद अब इजराइल किसी भी तरह से अन्य देशों की सहायता से रूस से के संपर्क में ज्यादा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि मैं प्रयास करूंगा, परंतु ये क्या होगा आने वाला, इसका अंजाम क्या होगा ये तो पता नहीं। परंतु आज जो हालात है उसके अनुसार तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल कमजोर पड़ता जा रहा है और ईरान इसके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है। ऐसे में अमेरिका का पीछे हटना कहीं ना कहीं इजराइल के लिए नुकसानदायक हो गया और ईरान इसका भरपूर फायदा उठाकर इसको युद्ध को एक निर्णायक युद्ध के उस पर ले जाना चाहता है। क्या परिणाम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु जब साइबर उस पर अटैक होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब भयानक रिजल्ट इसके आने वाले दिनों में आने वाले हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा, परंतु आज तो हालात ये लग रहे हैं कि ईरान 21 है और इजराइल 20 है, क्योंकि उसके पास इंटरसेप्टर जो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं वो अब करीब करीब खत्म हो चुके हैं। यही कारण है कि ईरान की जितनी मिसाइलें हैं वो बिल्कुल अपने टारगेट पर जाकर फट रही है। इसी से इजराइल डरा हुआ है। इजराइल बाकी देशों से सहायता मांग रहा है। कोई देश आएगा या नहीं आएगा आने वाला वक्त बताएगा, परंतु हमारे देश के लिए भी एक दुखद खबर यह है कि अगर ईरान का युद्ध ज्यादा दिन हुआ तो हमारे देश में महंगाई एक बार फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल के भाव अब करीब 30% बढ़ चुके हैं और उसका असर आने वाले दिनों में भारत पर दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की सरकार तो आपको पता ही है कि महंगाई के बारे में ना देश की जनता के बारे में ना सोचकर अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचती है और जैसे रेट बढ़ेगा यहाँ पेट्रोल डीजल आने जाना खाने पीने की वस्तुओं के भाव अपने आप बढ़ जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।